हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, यदि आपने गृह विज्ञान विषय को चुना है और ये जो मॉडल पेपर है मैं आप सभी के लिए जो लेकर के आया हूँ केवल बालिकाओं के लिए है। यहाँ पर लिखा हुआ है केवल बालिकाओं के लिए है, लेकिन जिन बच्चों ने भी गृह विज्ञान विषय को चुना है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, उन बच्चों के लिए भी ये मॉडल पेपर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यदि आप इस मॉडल पेपर का कोड आप तैयार कर लें, यहाँ पर याद कर लें 823 EF कोड का मॉडल पेपर है। यदि आप इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आप 70 में 70 का स्कोर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों का आंसर मैं लेकर के आ चुका हूं। आप देख सकते हैं एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। बोर्ड एग्जाम 2025 में आप 70 में 70 का स्कोर बहुत आसानी से कर सको। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के इस वायरल मॉडल पेपर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान दें आप लोग। सबसे पहली बात, बोर्ड एग्जाम में आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा और पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। यहाँ पर लिखा रहेगा पूर्णांक मेरे प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट होने की वजह से यहाँ पर छप गया है, इससे आप जो है कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट के अंतर्गत ध्यान दें आप सभी लोग। प्रारंभ के 15 मिनट, प्रारंभ के जो 15 मिनट होंगे वह आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। जो 15 मिनट यानी 3 घंटे 15 मिनट का समय है, जिसमें से 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर पढ़ने के लिए और 3 घंटे का समय आपके पास बचेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए, यानी कि हल करने के लिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर निर्देश भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। निर्देश में क्या लिखा हुआ है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और कोई भी प्रश्न जब आप करोगे तो सबसे पहले आप पढ़ लोगे कि निर्देश पढ़ लोगे कि कितने में, यानी कौन सा प्रश्न करना है कौन सा नहीं करना है। प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा में विभक्त रहेगा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करने हैं। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट में भरना होगा, जिसका नमूना आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह की OMR शीट मिलेगी आपको, जिसमें आप प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का आंसर गोला काला करके भरेंगे। और जो आप यहां पर गोला काला करेंगे इसका विवरण आप नीचे यहां पर भी देंगे। क्योंकि यदि आपने पहले, मान लीजिए पहले प्रश्न में आपने बी वाला गोला काला किया तो पहले प्रश्न के आगे आप बी लिख देंगे। इसको भी अच्छे से समझिएगा। और यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं पूरा OMR शीट भरकर आपको बता दूंगा। वैसे तो वीडियो पहले से ही मौजूद है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। अगला है निर्देश। खंड आ के बाद प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर चिन्हित करना है। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग भी ना करें। एक बार आपने OMR शीट में गोला काला कर दिया, फिर आप उसको ना तो इस तरह से काट सकते हैं, ना ही इसमें इरेजर से इसको मिटा सकते हैं और ना ही इसमें व्हाइटनर लगाना है। कुछ नहीं करना। इसलिए गोला जब भी आप काला करेंगे बिल्कुल सावधानी से काला करेंगे। एक बार जो भी गोला आपने काला कर दिया सो कर दिया, अब उसमें सुधार करने की संभावना नहीं रहेगी। चलिए, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न 1 नंबर का है, कौन सा प्रश्न 2 नंबर का है, 4 नंबर का है या 6 नंबर का है या कितने नंबर का है, इसका भी विवरण दिया गया है।
खंड बा में मेरे प्यारे बच्चों 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आपको बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी मिलेगी उस पर लिखना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही आपको करना होगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न आपको नहीं आता है उस पर आपको समय नष्ट नहीं करना है। मान लीजिए जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है तो आप उसके पीछे ना पड़ें, उसके पीछे आप अपना समय भी नष्ट ना कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, खंड आ के जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों को पढ़िए, अच्छे से समझिए। एक एक प्रश्न का आपको मैं एक बिल्कुल सरल उत्तर बताऊंगा और अच्छे से सरलता के साथ समझाता चलूंगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 20 बहुविकल्पी हैं। प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर ओएमआर सीट में गोले को काला करना है। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। कौन सा बजट का अनिवार्य भाग नहीं है? आप लोग ध्यान दें, ये सभी प्रश्न 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए इसका उत्तर क्या होगा? कौन सा है जो बजट का भाग नहीं है, अनिवार्य भाग नहीं है? तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आप सभी लोग यहाँ पर देखेंगे उत्तर इसका क्या होगा? फैशन। क्योंकि भोजन बजट का अनिवार्य भाग है, शिक्षा भी बजट का अनिवार्य भाग है, आवास भी है, लेकिन फैशन जो है यह बजट का अनिवार्य भाग नहीं है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, धन प्रदूषण। यहाँ पर क्या होगा? धन नहीं होगा, थोड़ा मिसप्रिंट है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण को मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। आप सभी लोग यहाँ पर आगे देखेंगे। अगला जो प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अत्यधिक वमन और अतिसार के कारण होता है। यदि अत्यधिक वमन हो गया और अतिसार हो गया तो इसके कारण क्या हो जाता है? निर्जलीकरण हो जाता है, यानी शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण यदि उपचार नहीं किया गया तो मृत्यु तक हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के जो होता है यह जल में घुलनशील विटामिन होता है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अशुद्ध जल से होने वाला रोग है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा रोग है जो अशुद्ध या दूषित जल का सेवन करने से हो जाता है? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा हैजा रोग। सी वाला ऑप्शन सही होगा। अशुद्ध या दूषित जल से होने वाला रोग कौन सा है? हैजा रोग है। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न है कि शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल जो होता है वह किस तरह का होता है? शुद्ध जल मेरे प्यारे बच्चों होता है पारदर्शी। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप लोग ध्यान दें, बीसीजी का टीका किस रोग से सुरक्षा प्रदान करता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बीसीजी का टीका किस रोग से सुरक्षा प्रदान करता है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए वाला ऑप्शन, क्षय रोग। क्षय रोग को तपेदिक भी कहते हैं। यदि विकल्प में होता तपेदिक तो भी सही होता, या फिर मेरे प्यारे बच्चों टीबी लिखा होता तो भी सही होता, क्योंकि बीसीजी का टीका जो होता है यह क्षय रोग, तपेदिक या टीबी रोग की सुरक्षा के लिए क्या प्रदान करता है? यानी इस रोग से बचाव करता है।
अगला प्रश्न है आदर्श बजट माना जाता है। इनमें से किस बजट को आदर्श बजट माना जाता है? तो जो बचत का बजट होता है उसे आदर्श बजट माना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? बचत का बजट। प्रश्न अगला है 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 40 रुपया है, तो 5 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा? बिल्कुल आसान सा सवाल है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या है? 40 रुपया है। पूछ रहा है कि 5 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा? तो 5 से 40 को गुणा कर देंगे। यहाँ पर क्या आएगा? 5 और 0 का गुणा क्या आएगा? 0 और 5 चौको 20 हो जाएगा। यहाँ पर 120 आंसर आ गया। आपने देखा यहाँ पर बी वाले ऑप्शन में 120 रुपया लिखा है, तो यहाँ पर ये वाला आंसर सही है, यानी यही विकल्प सही है। इस तरह के ही सवाल आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है टिटनेस से बचाव के लिए किसका टीका लगवाना चाहिए? टिटनेस रोग से बचाव के लिए किसका टीका लगवाना चाहिए? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? टिटनेस रोग से बचाव के लिए टिटबैक का टीका लगवाया जाता है। यहाँ पर आप सभी लोग अगला प्रश्न देखेंगे जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लगातार बोर्ड परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है, 1 मिनट में नाड़ी कितनी बार गति करती है? तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा, 80 से 90 बार। यहाँ पर 80 से 90 बार 1 मिनट में नाड़ी गति करती है। प्रश्न अगला है घर पर सिलाई करने से बचत होती है, तो यदि घर पर आप सिलाई करते हैं तो किसकी बचत होती है? पहली बात तो आपका समय बचता है, आपका कपड़ा भी बचता है, और सबसे जरूरी चीज आपका धन भी बचता है जो आप दर्जी को देने वाले थे। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इनमें से सभी। घर पर सिलाई करने से समय की बचत होती है, कपड़े की बचत होती है, धन की बचत होती है। राइट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है एक सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापक्रम होता है, एक सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापक्रम कितना होता है? तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट एक सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापक्रम होता है। अगला प्रश्न है सब्जियों को धोना चाहिए, सब्जियों को कब धोना चाहिए? जब आप सब्जी बनाते हैं तो उनको कब धोते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? छीलने के बाद या काटने के बाद या छीलने से पहले। सब्जियों को हमें सबसे जरूरी चीज है कि उनको छीलने से पहले ही धो लेना चाहिए। इससे क्या होगा? उसके पोषक तत्व जो है नहीं समाप्त हो पाएंगे। अगला प्रश्न है लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो दिए गए विकल्पों में से यहाँ पर दूसरा विकल्प ही सही है, एनीमिया। एनीमिया रोग ऐसा रोग है जो शरीर में लौह तत्व की कमी के कारण हो जाता है। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या होगा? विटामिन ए दिए गए विकल्पों में से किस में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा दाल और हरी सब्जी और दूध। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा जो कि यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुका है। मैं आपको बता दूं दाल में विटामिन ए पाया जाता है और जो सब्जी होती है हरी सब्जियों में विटामिन ए पाया जाता है, दूध में भी विटामिन ए पाया जाता है। यहाँ पर ये थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर ये तीनों जो हैं ऑप्शन सही होंगे। चौथा ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए था इनमें से सभी। क्या होना चाहिए था? इनमें से सभी, जो कि यहाँ पर मिसप्रिंट है। मैं आपको क्लियर आंसर बताऊंगा, इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न है वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो वायु के द्वारा कौन सा रोग फैल जाता है? यहाँ पर आप लोग यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? वायु के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? इनमें से राइट आंसर है डी वाला ऑप्शन, चेचक।
प्रश्न अगला है, नियासिन का स्रोत क्या है। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताएंगे। नियासिन का स्रोत क्या है, इनमें से किसमें नियासिन पाया जाता है। प्रश्न अगला है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्षय रोग में रोगी को, यहाँ पर जो रिक्त स्थान है इसमें क्या भरा जाएगा। जो क्षय रोग से ग्रसित रोगी होते हैं उनको किस प्रकार का भोजन दिया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाता है। बारी आती है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर खंड बा, जिसमें यहाँ पर निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको 25 शब्दों में लिखना है। तो प्रश्न संख्या 21 यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। चलिए एक एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों प्रत्येक प्रश्न आएगा 2 नंबर का, जो अति लघुत्तरीय प्रश्न होगा। यहाँ पर आप लोग देखें, प्रश्न है, पासबुक तथा चेक बुक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्नोत्तर संख्या 21 का उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर देखेंगे इसका उत्तर। प्रश्नोत्तर संख्या 21 का उत्तर हो जाएगा, बैंक में अपने खाते से धन निकालने के प्रपत्रों की पुस्तिका को चेक बुक कहते हैं। अपने खाते से धन यानी पैसा निकालने की एक पुस्तिका होती है, उसको क्या कहते हैं, चेक बुक कहते हैं। जबकि बैंक के खाते के विवरण की पुस्तिका को पासबुक कहते हैं। इसमें क्या होता है, पासबुक में जमा किए गए तथा निकाले गए धन एवं ब्याज का विवरण लिखा जाता है। पासबुक में क्या लिखा होता है कि कितना जो है पैसा जमा किया गया है और कितना पैसा निकाला गया है और कितना ब्याज जुड़ा है, सारा विवरण लिखा होता है। लेकिन चेकबुक में ऐसा नहीं होता। चलिए इसका उत्तर आपने समझा अच्छे से। अगला प्रश्न है, बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या होगा, कैसे लिखना है आप सभी को। प्रश्नोत्तर संख्या 22। चलिए बजट क्यों बनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहला उद्देश्य है परिवार के सभी स्रोतों से होने वाली आय का सही ज्ञान होना। बजट बनाने का प्रमुख उद्देश्य है कि परिवार में कहाँ कहाँ से आमदनी हो रही है, किन स्रोतों से आमदनी हो रही है, इससे हम ज्ञात कर सकते हैं बजट बनाकर। दूसरा उद्देश्य है आय व्यय। आय यानी आमदनी कितनी है परिवार की और परिवार में व्यय यानी खर्च कितना हो रहा है को नियंत्रित करके समुचित बचत का प्रयास करना। यानी इस अनावश्यक जो है खर्चे को नियंत्रित किया जा सकता है बजट के द्वारा। तो ये हो गए बजट के उद्देश्य। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 23, प्रेशर कुकर की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 23 का उत्तर आप लोग यहाँ पर देखेंगे। प्रेशर कुकर की उपयोगिता क्या है। प्रेशर कुकर वैसे तो आप सभी जानते हैं, लेकिन लिखने की भाषा में कैसे लिखा जाएगा। यह एक हैंडल युक्त बर्तन होता है। प्रेशर कुकर में हैंडल लगा होता है जिसको हम पकड़ते हैं, जिसके ढक्कन के अंदर चारों तरफ एक रबर का छल्ला लगा रहता है। आपने देखा होगा ढक्कन पूरी तरह बंद कर देने से भाप बाहर नहीं निकलती है और उसके दबाव से ही खाना अति शीघ्र पक जाता है, बहुत जल्दी खाना पक जाता है। भाप के, यहाँ पर भाप होगा, थोड़ा मिसप्रिंट है। भाप के अंदर ही रहने से भोज तत्व तथा सुगंध नष्ट नहीं होती है। इस बर्तन के अंदर 2-3 छोटे बर्तनों में भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थ रखकर एक साथ ही पकाए जा सकते हैं। और यह कुकर स्टोव वैसे तो अब रहा नहीं, कोयले की अंगीठी अथवा गैस के चूल्हे पर रखा जा सकता है।
इससे समय तथा ईंधन की भी बचत होती है क्योंकि इसमें खाना बहुत जल्दी पक जाता है। अतः यह रसोई घर के लिए एक अत्यंत उपयोगी उपकरण है। तो ये है प्रेशर कुकर की उपयोगिता। चलिए अगला प्रश्न संख्या 24 है, जो कि ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग जरूर इसका उत्तर तैयार कर लेना। प्रश्न है, मोच के लक्षण लिखिए। यदि किसी को मोच आ गई या आपको मोच आ गई तो इसका लक्षण क्या है या पहचान क्या है। प्रश्न में आ सकता है कि मोच की पहचान क्या है। तो यहाँ पर आप लोग इसका उत्तर देखेंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मोच आने के लक्षण क्या हैं। सबसे पहला लक्षण है संबंधित अंग में सूजन आ जाती है। जहां मोच आएगी, जहां पर मोच आ जाती है वह अंग सूजन के कारण फूल जाता है, यानी वहां पर सूजन आ जाती है तथा इधर उधर हिलाने डुलाने में पीड़ा भी होती है। दूसरा है लक्षण, मोच आने वाले अंग का रंग कुछ कुछ नीला काला होने लगता है। जहां पर मोच आ जाएगी वह अंग जो है कुछ कुछ नीला काला सा दिखने लगेगा। तो ये है मोच के लक्षण या मोच की पहचान। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रश्न संख्या 25, भोजन विषाक्त क्यों हो जाता है। कई बार बोर्ड परीक्षा में आने वाला प्रश्न है और इसका उत्तर आप लोग यहाँ पर अच्छे से समझिएगा। भोजन क्यों विषाक्त हो जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भोजन के अंदर उपस्थित ऐसे पदार्थ जो व्यक्ति के शरीर में जाने के बाद विषैले प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इन्हें विषाक्त भोजन कहते हैं। भोजन के अंदर कुछ ऐसे विषैले पदार्थ होते हैं जो व्यक्ति के शरीर के अंदर पहुंच जाएं तो विषैला प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, विषाक्त भोजन कहते हैं। भोजन बनाने एवं उसका संरक्षण करने में त्रुटियों एवं असावधानियों के कारण भोजन के विषाक्त हो जाता है, यानी भोजन जो होता है वह विषाक्त हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, भूनने और सेकने में क्या अंतर है। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसका उत्तर आप लोग यहाँ पर समझेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 26 का उत्तर क्या होगा, भूनते समय वस्तु आग में प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आती, जबकि सेकने में उसे सीधे अंगारों अथवा विद्युत सलाखों के ऊपर सेका जाता है। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अब यहाँ पर आप देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न है। अब यहाँ पर निर्देश भी है जिसको पढ़ना अनिवार्य है। क्या है निर्देश, प्रश्न संख्या 27 से 31 तक जो प्रश्न हैं लघुत्तरीय हैं, इनके उत्तर अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 27 क्या है, आय कितने प्रकार के होते हैं। 4 नंबर का प्रत्येक प्रश्न आएगा। चलिए इसका उत्तर बिल्कुल आसानी से समझिएगा आप लोग। प्रश्नोत्तर संख्या 27, आय के 2 प्रकार होते हैं। पहला है प्रत्यक्ष आय। तो ये क्या है, पारिवारिक आय का मुख्य रूप या प्रकार प्रत्यक्ष आय, जिसे डायरेक्ट इनकम भी कहते हैं। प्रत्यक्ष आय उस आय को कहा जाता है जो परिवार के मुखिया तथा अन्य सदस्यों को उनके अपने अपने व्यवसायों के माध्यम से प्राप्त होती है। या तो परिवार का मुखिया कोई कार्य कर रहा है, कोई रोजगार कर रहा है, उसको जो आय मिल रही है, जो आमदनी हो रही है, या कोई परिवार का ऐसा सदस्य है जो अपना व्यवसाय कर रहा है, उससे वह आमदनी प्राप्त कर रहा है, उसे ही क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष आय कहते हैं। उदाहरण के लिए वेतन या व्यापार से प्राप्त होने वाली आय को क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष आय कहते हैं। कोई नौकर है और उसको जो वेतन मिल रहा है, जितने भी रुपए हैं, 10,000, 5,000, 20,000, या कोई व्यवसाय कर रहे हैं, उससे जो मुनाफा हो रहा है, जो पैसा मिल रहा है, उसे ही क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष आय कहते हैं।
क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके अतिरिक्त धन के विनियोग अर्थात ब्याज तथा आवास या दुकान आदि का मिलने वाला किराया भी इसी प्रकार की आय में ही सम्मिलित होता है। आपकी दुकान है, आपने किराए पर दिया है और जो किराया आपको मिलेगा वही क्या होगा, प्रत्यक्ष आय का स्रोत होगा। चलिए दूसरे प्रकार की आय क्या है, अप्रत्यक्ष आय। पारिवारिक आय का दूसरा प्रकार या रूप है अप्रत्यक्ष आय, जिसे इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं। अब अप्रत्यक्ष पारिवारिक आय से आशय उन सुविधाओं से है जो वेतन आदि के अतिरिक्त उपलब्ध होती हैं। अप्रत्यक्ष आय धन के रूप में नहीं होती, ये धन के रूप में नहीं मिलती है। उदाहरण के लिए कंपनी की ओर से बिना किराए का मकान या फर्नीचर मिलना। उदाहरण ये, जैसे कि आप कंपनी में काम कर रहे हैं और उस कंपनी की ओर से आपको जो है बिना किराए का एक मकान मिल गया, उसका फर्नीचर मिल गया, ये क्या है, अप्रत्यक्ष आय के स्रोत हैं। और ड्राइवर या नौकर मिलना, ये भी अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आते हैं। आने जाने के लिए वाहन की सुविधा, ये भी आपका जो है अप्रत्यक्ष आय का ही स्रोत है। बच्चों की निःशुल्क शिक्षा आदि अप्रत्यक्ष आय श्रेणी में आते हैं। कुछ परिस्थितियों में अप्रत्यक्ष आय को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस आय पर किसी प्रकार का आयकर नहीं देना पड़ता। यानी जो अप्रत्यक्ष आय होती है इस पे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता है। चलिए अगले क्रम में बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्राकृतिक जल के विभिन्न स्रोत लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर बिल्कुल अच्छे से समझेंगे आप सभी लोग। प्रश्नोत्तर संख्या 28। जल कुल 3 यानी जल के कुल 3 प्राकृतिक स्रोत हैं। कौन कौन से? इन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, वर्षा जल, भूमिगत जल और सतही जल। चलिए वर्षा जल कैसे प्राप्त होता है आप सभी जानते हैं। वर्षा जल में अन्य स्रोत जैसे बर्फ और अतिरिक्त प्रकार की वर्षा शामिल होती है। पृथ्वी पर गिरने वाली वर्षा जल चक्र का एक प्रमुख हिस्सा है क्योंकि यह सतह और भूमिगत जल स्रोतों दोनों की भरपाई करती है। यानी वर्षा के कारण सतह पर भी जल एकत्रित होता है और भूमिगत यानी भूमि के अंदर भी यही जल पहुंच जाता है। दूसरा है प्राकृतिक जल का स्रोत भूमिगत जल। ये पानी ऐसे स्रोत हैं जिन्हें आप मूल रूप से देख नहीं सकते या आसानी से उन तक नहीं पहुंच सकते हैं। जल चक्र में भूमिगत जल स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि वे मानव उपयोग के लिए प्राथमिक स्रोत हैं। पानी की इन भूमिगत निकायों तक अक्सर कुओं के माध्यम से पहुंचा जाता है और जब सतह के नीचे दबाव बहुत अधिक होता है तो यह पानी ऊपर की ओर ढकेल दिया जाता है और झरनों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हो गया भूमिगत जल। अगला है सतही जल। देखने और उपयोग में आसान सतही जल आसानी से प्राकृतिक जल की सबसे प्रचुर आपूर्ति है क्योंकि यह सतह पर रहता है। नकारात्मक पक्ष यह है कि पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश सतही जल खारा है यानी नमकीन है, इसलिए यह अधिकांश जीवित प्राणियों के लिए पीने के लिए क्या आदर्श नहीं है। सतही जल पीने के पानी का स्रोत होने के अलावा हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सतही जल का उपयोग स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए किया जाता है जो नवीकरणीय भी है। सतही जल की आपूर्ति वर्षा, झरनों और ऊंचाई वाले स्थानों तथा ग्लेशियरों से पिघलती बर्फ से होती है। तो ये हो गया इसका उत्तर।
चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सब्जियों को काटने से पहले क्यों धोते हैं। इस प्रश्न का भी आंसर आप लोग तैयार कर लेंगे क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 29। इसका उत्तर आप लोग अच्छे से समझिएगा। सब्जियों के छिलकों में विटामिन व खनिज लवण पाए जाते हैं, अतः सब्जियों के छिलके छीलने से उसके पोषक तत्वों की हानि होती है, जिनसे बचने के लिए क्या करना है। पहले नंबर पर है सब्जियों को भली प्रकार धोकर छिलका युक्त ही काटकर पकाना चाहिए। इससे छिलके में उपस्थित पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। दूसरा है मोटे छिलके वाली सब्जियों के छिलके अधिक गहरे नहीं छीलने चाहिए, क्योंकि पोषक तत्वों की छिलकों के साथ निकल जाने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर ये हो गया कि सब्जियों को काटने से पहले क्यों धोते हैं। और अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, सिलाई किट की क्या उपयोगिता है। इसमें रखी जाने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा, प्रश्नोत्तर संख्या 30। आप लोग यहाँ पर इसका उत्तर समझिएगा। सिलाई किट की उपयोगिता क्या है। सिलाई किट बनाने से सिलाई कटाई के समस्त उपकरण एक साथ सुरक्षित हो जाते हैं, जिससे ये सामान्य रूप से गायब नहीं होते तथा आवश्यकता पड़ने पर किसी भी उपकरण को तुरंत उपलब्ध किया जा सकता है। सिलाई किट में रखी जाने वाली सामग्री कौन कौन सी हैं। फीता जिसे इंच टेप कहते हैं, कैंची, बिल्टन चाक, धागे, पिने आदि। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, आप यहाँ पर जो है अच्छे से समझिएगा इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि ये क्या है, सवाल है। कह रहा है 1 मीटर कपड़े का दाम 56 रुपए है, तो 1.5 मीटर कपड़े का दाम बताइए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 31। आप लोग यहाँ पर इसका उत्तर समझेंगे। 1 मीटर कपड़े का दाम कितना है, 56 रुपए है, तो 1.5 मीटर कपड़े का दाम क्या होगा, 56 को हम 1.5 से गुणा कर देंगे। जब आप इसको गुणा करेंगे, यहाँ पर आप अच्छे से समझिएगा, 56 को 1.5 से हम गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, 5 का 30 हो जाएगा, 5 25 और 3 क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यहाँ पर एक गुणा लगाएंगे आप लोग, 1 छक्का 6 हो जाएगा और 1 का गुणा 5 में जाएगा तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको जोड़ देंगे, आप सभी ने किया होगा पहले की कक्षाओं में, बिल्कुल आसान सा सवाल है। अब यहाँ पर इस तरह से, और 8 6 कितना हुआ, 14 हो गया, और 5 और 2 7 हो गया, और 1 हासिल क्या हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ पर पॉइंट लगा है यानी दशमलव लगा है, इसको यहाँ पर लगा देंगे। अब आप देख लीजिए कितना आ गया, 84 आ गया। बिल्कुल अच्छे से समझिए, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिए, क्योंकि 2025 बोर्ड एग्जाम में आपको 2025 बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 का स्कोर आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, आप लोग यहाँ पर देखिएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 32 से 34 दीर्घ उत्तरीय हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। तो प्रश्न संख्या 32 जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, आप लोग इसको जरूर तैयार कर लेंगे। चलिए प्रश्न क्या है, पर्यावरण प्रदूषण का क्या तात्पर्य है। प्रदूषण का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 32 का अथवा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अपशिष्ट प्रबंधन से आपका क्या अभिप्राय है। कचरे का निस्तारण आप कैसे करेंगी। प्रश्न संख्या 33 है, पुलटिस की क्या उपयोगिता है। किन्हीं 2 प्रकार की पुलटिस बनाने की विधि लिखिए। और प्रत्येक प्रश्न आएगा कितने नंबर का, 6 नंबर का। अथवा आप इस प्रश्न को कर सकते हैं, बचत के प्रकार के बारे में लिखिए। बैंक में कितने प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं, उदाहरण सहित समझाइए।
अगला है प्रश्न संख्या 34 है, अस्थिभंग से क्या तात्पर्य है? अस्थिभंग के प्रकार एवं उपचार का वर्णन कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, तो आप इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आना बिल्कुल तय है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में। आप जो है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जय हिंद।